आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ बयानिया कितना ताकतवर है, सियासी गर्मा गर्मी उस्मान बुज़दार की क्या है सरगर्मी, क्या मुल्क में महंगाई का मजीद रैला आने वाला है, अफगान मफाहमती अमल पाकिस्तान सरपरस्त या दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। आज जब शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ने का फैसला किया। किसी वकील के साथ नहीं गए बल्कि खुद दलाइल देते रहे। उन्होंने अपने दलाइल में खुद पर लगाए जाने वाले तमाम तरह इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता रोज हाई कोर्ट में 5 दस्तावेजात सामने रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंजाब में गन्ने की कीमत कम नहीं की और ना ही मैंने काश्तकारों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने अपने बच्चों की मिलों को भी सरकारी खजाने से कोई सब्सिडी नहीं दी है। ये दलाइल वो है जो शहबाज शरीफ खुद पेश करते रहे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2017 में 10 रुपए फी किलो सब्सिडी का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने 9 रुपए मजीद सब्सिडी दी, लेकिन मेरे फैसलों से मेरे बड़े भाई और मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस पर जज एहतसाब अदालत ने पूछा कि आपके इकदामात से खजाने को कितना फायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे फैसलों से कौमी खजाने को अरबों का फायदा हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर का यह भी कहना था कि मैं खताकार इंसान हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बेटा बाप का और बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं। ऑपोजिशन लीडर के दलाइल पर जज एहतसाब अदालत ने सवाल किया कि ये जो आपने मुझे तफसीलात दी हैं ये नैब को बताई। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बोलते नहीं, नैब के तफ्तीशी अफसर घुन्ने बने हुए हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एक तरफ शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में है, दूसरी तरफ अहलिया और बेटी के वारंट जारी किए गए। उन्हें गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के अहकामात भी सातिर हुए हैं। आज ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर पीडीएम का इजलास हुआ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, जिसमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। बादशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑपोजिशन रहनुमाओं ने पीडीएम के आइंदा के लाहेमल को भी वाज़ेह किया है। इस पर ऑपोजिशन रहनुमा क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे। इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी। वो अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के हवाले से था और पूरे हाउस में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। नेब सिर्फ अपोजिशन की पगड़ी उछालने के लिए उन्हें आए रोज़ तंग कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। हम इस किस्म के नाजायज़ और गैर आइनी हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी थी वो आज मंजूर हुई। ये स्टीयरिंग कमेटी जो है ये जो पीडीएम जो तहरीक है उसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो हैं वो पीडीएम के मरकजी जलसे होंगे। इसके अलावा और शहरों में भी छोटे जलसे हो सकते हैं। अब पीडीएम का इजलास तो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से था। ताहम इजलास के अंदर ऑपोजिशन रहनुमाओं की मरकजी क़यादत का मौजूद ना होना भी एक सवालिया निशान है। शहबाज शरीफ नैब की तहवील में है, बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी इजलास में शिरकत नहीं कर सके। दूसरा अहम मामला पीडीएम की सरबराही के हवाले से था। आज भी सहाफियों ने सरबराही से मुतालिक सवाल पूछा, मगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से कोई तसल्ली नहीं मिल पाया। इस पर क्या सवाल किया गया, सहाफी क्या सवाल कर रहे थे, उस पर जवाब क्या मिला, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अब्बासी साहब, पीडीएम की सरबराही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलेगी, इस बात पे इत्तेफाक हो गया। एक मिनट बात कर लें हम सब। और कोई सवाल कर लीजिए, पहले बाद में करेंगे सवाल। कोई सवाल हो आपका? अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि ऑपोजिशन रहनुमा किसी मामले पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके हैं, बल्कि इससे कबल भी कई मौके पर अदम इत्तफाक दिखाई देता रहा है। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से तारीखी एपीसी की मेजबानी पीपल्स पार्टी ने की। इस इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर हंगामा खेज साबित हुई, जबकि इजलास के बाद पीडीएम का जो मुश्तरका एजेंडा है, एलामिया है, मौलाना फजलुर रहमान ने पेश किया। आज भी ऑपोजिशन किसी एक फर्द की क़यादत पर मुत्तफिक नहीं है।
ऑपोजिशन पीडीएम की सरबराही को एक म्यूजिकल चेयर बनाकर चला रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजबूत लायबल देने में भी ऑपोजिशन फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी कई मामलात पर इख्तलाफ राय का शिकार है। सवाल उठता है कि इतने ज्यादा इख्तलाफात के बाद ऑपोजिशन जमातों में किसी एक फैसले पर कैसे इत्तफाक हो सकता है? क्या जलसों के जरिए हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? क्या ऑपोजिशन जलसों का प्लान है या इससे आगे बढ़कर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। आप सीनियर सियासतदान हैं और आप तो समझते हैं कि सर के तहरीक बनाने के लिए और तहरीक को कामयाब करने के लिए क़यादत की जरूरत होती है। आज पीडीएम का पहला इजलास मुनक्किद हुआ और पहले इजलास के बाद बारहा यह सवाल किया गया कि पीडीएम की क़यादत कौन करेगा, लेकिन इस हवाले से कोई मौसर जवाब नहीं मिला, कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। तो आपको लगता है कि पीडीएम में अभी क़यादत का फुकदान है और यह तय होना बाकी है कि कौन इसको लीड करेगा? कायरा साहब। नहीं, मेरा ख्याल है जी कोई इबाम नहीं है। आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मैंने सुना नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन यकीनन उन्होंने ये जवाब दिया होगा कि हमने इसका एक तंजीमी ढांचा बनाने का फैसला किया है और उसका एक कुछ चीजें उन्होंने तय कर ली हैं। लेकिन अब क़यादत की मीटिंग होगी, उसमें इसका एक बाकायदा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। ये हमने उस दिन भी ऐलान किया था एपीसी के एलामिये में भी कि हम इसका बाकायदा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सर आज की डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूं। असल में उसमें एक स्टीयरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और स्टीयरिंग कमेटी की क़यादत पहले महीने के लिए एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई और उसके बाद ये कहा गया कि रोटेशन भी होगी, यानी एहसन इकबाल साहब अभी उसको स्टीयरिंग कमेटी का काम और है। जी स्टीयरिंग कमेटी का काम बेसिकली होगा कि स्टीयरिंग कमेटी जो है भाई सब जमातों में रोटेट करती रहेगी ना जी। स्टीयरिंग कमेटी जो फॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होगा वो लीडरशिप लेवल पे होगा कि कौन इसका हेड होगा। जिस तरह जो था एमआरडी में था, एआरडी में था, तो इस तरह बाकायदा इसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और जो ये जमातों के अंदर रोटेट करता रहता है। ये कोई फिक्स्ड जमातें मर्ज तो नहीं हो जाती। लिहाजा ये कहना कि जिसको कोई एक जमात लीड करेगी, कोई एक लीडर लीड करेगा, ऐसा नहीं, इसको सब लीड करेंगे और ये नॉमिनल एक नोशनल लीडिंग होगी, बाकी सारे लोग इकट्ठे होंगे इसमें। हमने कल सुना मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड कर रहे होंगे, डायरेक्शंस देंगे और यकीनन यहां पर किसी को जिम्मेदारी सौंपेंगे। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जो क़यादत है अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखें और तहरीक को देखें तो आप ये कह रहे हैं कि क़यादत भी रोटेट करती रहेगी जैसे स्टीयरिंग कमेटी की क़यादत कर रही है। देखिए बात यह है कि हर जमात की क़यादत ने अपनी जमात को लीड करना है, अपनी जमात के लोगों को मोबिलाइज करना है और फिर कलेक्टिव लीडरशिप में भी उन्होंने लीड करना है। उन्होंने एमडीएम लेवल के पीडीएम लेवल पे भी लीड करना है और अपनी जमात को भी लीड करना है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने कारकुनों को निकालेगी ना, अपनी जमात को पुश करेगी, हमें करेगी, बाकी सूबों में करेगी। मुस्लिम लीग की क़यादत अपनी जमात को करेगी, बाकी जमातों की क़यादत करेगी। और जब वो टोटलिटी में आएंगे तो जब वो एक मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे तो नेचुरली फिर उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, वो उसको लीड करेगा। अच्छा कायरा साहब, पहला जलसा 11 अक्टूबर को स्केड्यूल किया गया है, कोयटा के अंदर ये जलसा होने जा रहा है, उसके बाद सूबाई सतह के ऊपर जलसों का इनेकाद किया जाएगा। अब जैसे आपने एमआरडी की बात की है, एआरडी की बात की है, माजी की तहरीक की बात की है, या आप रिसेंट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 126 रोज का धरना हो, तो हुकूमतें जलसों या धरनों से तो कायरा साहब नहीं जाया करती हैं। आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन है पीडीएम के पास कि जलसे होंगे और इसी से प्रेशर डेवलप किया जाएगा गवर्नमेंट पर? देखिए जो खान साहब का धरना था वो बुनियादी तौर पे किसी और के इशारे और किसी और के किसी एम्पायर की उंगली के इंतजार में था। हम तो अवाम के सहारे चलेंगे और अवाम के सहारे चलने वाली मूवमेंट्स अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचा करती हैं। ज़ियाउल हक को मजबूर होकर इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ा। उन्हें एक भले जुनेदो साहब को एक कमजोर वजीर आजम के तौर पर उन्होंने खड़ा किया, लेकिन फिर उसी कमजोर वजीर आजम ने जब पॉलिटिकल सरगर्मी मुल्क के अंदर थी तो उस मुल्क के अंदर सरगर्मी ने उसको मजबूर कर दिया कि वो बेनजीर भुट्टो को वापस आने के रास्ते भी खोले, वो ज़ियाउल हक का मार्शल आउट उठाने की बात भी करे, वो जो उजड़ी कैंप का सानहा हुआ उसकी तहकीकात की बात भी करे, वो आलमी तौर पे अफगान पॉलिसी जो थी पाकिस्तान की उसको भी तब्दील करने की बात करे। तो ये चीजें तब्दील हो जाया करती हैं। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना जी, वो बुनियादी तौर पे है क्या? पीपल्स पार्टी, मैं एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी अपने इंसेप्शन से लेके एक बुनियादी कजिए के साथ खड़ी रही। 1970 की दहाई से पहले पाकिस्तान में आइन ना होने की वजह से मार्शल लॉ लगा या सेमी मार्शल लॉ का माहौल रहा। 2 मार्शल लॉ भी देखे और उससे पहले भी मार्शल लॉ ही माहौल ही था।
सिकंदर मिर्जा का माहौल की गवर्नमेंट हो या बाकी गवर्नमेंटें, आइन नहीं था। हमारे पहले दिन से पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसलिए रखी गई कि इस मुल्क के अंदर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, एक दस्तूर बनाया जाए जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाए, फेडरेशन को चलाया जाए, इदारों को चलाया जाए। और कॉलोनियली दौर से ही ये बड़ा तगड़ा इदारा था, इसको भी और अदलिया को भी और तरह का इनका बिहेवियर था। आईनी स्ट्रक्चर के अंदर रह के काम करना एक और बिहेवियर है, एक लोकल जो लीडरशिप है उसको जवाबदेह होना एक और सवाल था। सो उसको इसके लिए दस्तूर खड़ा किया गया, सारे सेगमेंट, सारी सोसाइटी, सारे इदारों के लिए। और उसके साथ ही हम कहते रहे, जब ज़ियाउल हक का मार्शल आया तो हमने कहा, हमारा मुतालबा क्या था कि दस्तूर के तहत मुल्क को चलाया जाए। उसके बाद हमारी गवर्नमेंटें बार बार गिराई गई, तोड़ी गई, मियां साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई। जो सियासी मुदाखलत की गई, वो जनरल असलम बेग के जरिए हो, वो हमीद गुल साहब के जरिए हो, कायदे साहब देखिए उस वक्त के जो मारूजी हालात के डायनामिक्स हैं। जी 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 एक मिनट जरा जी जी कायदे साहब। तो सवाल ये है कि उन सारी इंटरवेंशन में हमारा मौकफ क्या रहा। बहुत सारी जमातें उस वक्त उस साइड पे खड़ी थी, हमारा उस वक्त भी मौकफ ये था कि हमें अपने मुल्क के दिफाई इदारे मोहतरम हैं, हमें अपनी एजेंसियां बड़ी प्यारी हैं, हम चाहते हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन इदारे और बेहतरीन एजेंसियां बने, लेकिन हम सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत नहीं चाहते। ये पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी। आज पाकिस्तान की अक्सरियत लोग, अक्सरियत जमातें, अक्सरियत अवाम, आज हमारे ख्याल में अक्सरियती मीडिया भी ये बात कह रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो पुराना मुतालिबा था, जो मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है कि इस मुल्क के अंदर कानूनी ढांचे के तहत चला जाए। आज सब इस पे इकट्ठे हैं, यही हमारा मुतालबा है। और अगर ये मुतालबा दुरुस्त है, अगर जमहूरियत के जरिए अवाम की खिदमत हो सकती है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अवाम की खिदमत का, आपने ये भी आजमा के देख लिया कि जी क़यादत ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। सो कॉल्ड क़यादत भी ठीक आ गई है, सो कॉल्ड। तो ये भी देख लीजिए कि नीचे क्या सूरत हाल है। इस रास्ते के जितनी रिस्पांसिबिलिटीज इदारों की थी या जिन कुव्वतों की आप बता रहे हैं, यकीनन उतनी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की भी थी, सियासतदानों की भी थी, और कई गलतियां तो हुई हैं। कायदे साहब, अब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मेरे और मियां साहब के बयानिए का बोझ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस बयानिए का बोझ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है जो इस वक्त मियां साहब कह रहे हैं या मरियम साहिबा कह रही? देखिए, पहली गुजारिश यह है कि पहला मार्शल लॉ मुल्क में लगता है अयूब खान साहब पहले, उससे पहले तो मुल्क के अंदर खेल ही अजीब किए गए ना। इस मुल्क की जरा तारीख को मैं मुख्तसरन, बिल्कुल मुख्तसरन बयान करता हूं कि पाकिस्तान में लियाकत अली खान साहब के बाद जो हुकूमतें आई, उनका स्ट्रक्चर क्या था, वो कैसे पैदा की गई। फिर सिकंदर मिर्जा के बाद अमरियत शुरू हो गई, और उसके बाद अयूब खान के दौर में एब्डो लगा दिया गया, सियासी जमातों को बंद कर दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की क़यादत में बहुत बड़ी सियासी जमातों ने तहरीक चलाई। कहां सियासतदानों ने गलती की थी? कहां सियासतदानों ने मार्शल लाई अमरियत का मुकाबला नहीं किया था? ज़ियाउल हक के अमरियत का मुकाबला किसने नहीं किया? What was the ultimate result then? मतलब उसका सॉल्यूशन क्या निकला? देखिए, सवाल ये है कि अगर एक इदारा तगड़ा है और वो अपने आईनी हदूद से तजावुज करके अपने स्ट्रक्चरल जोर के ऊपर रियासती चीजों को टेक ओवर कर लेता है, तो क्या उससे लड़ा जाए? यानी आप ये कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ महाजराई के मुताहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, इदारों के खिलाफ महाजराई जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस तरह नहीं हो सकते। लेकिन एक मुसल्ला जदोजहद का रास्ता है, एक तहरीक के अंदर तशद्दुद वाला रास्ता है, और एक पीसफुल मीन्स के साथ जमहूरी रास्ता है, जो हमने हमेशा अडॉप्ट किए रखा। और आज भी हमारा मुतालबा यही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कह रही हैं, उनका जवाब तो मुस्लिम लीग के लोग देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। अगर ये रास्ता दुरुस्त है तो फिर ये अडॉप्ट किया जाए। नून से शीन और शीन से मीम और मीम से पता नहीं क्या क्या, ये तो निकलता रहा जी। उसके निकलने से मुल्क बर्बाद हुआ है। अगर ये रास्ता अच्छा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के ऊपर बात करती रही है हमेशा से, और कोई भी गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका ना अपनाने की बात होती रही है जिस वक्त से हुकूमत इमरान खान साहब ने संभाली है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि आईनी और जमहूरी तरीका क्या है और एंड ऑप्शन क्या होगा? मतलब इस्तीफे देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी इस्तीफे देने के लिए? क्योंकि वो तो कहते हैं आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है, बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। हमने सिर्फ इमरान खान के आने के बाद नहीं कहा, हमने ज़ियाउल हक के खिलाफ भी कहा कि हम आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी, हमने जब मियां साहब हमारे खिलाफ थे इनके खिलाफ भी, हमने कभी गैर जमहूरी रास्ते इख्तियार नहीं किए। हम चल के गए, हमने कहा आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, हमने कहा कि इस मुल्क को मुश्तरका फैसले करके बेहतर करने की जरूरत है। ये पीपल्स पार्टी का रास्ता पुराना है, नया नहीं है। 2 साल की तारीख इसकी नहीं है। हाँ, अब आइए,
बिल्कुल पीपल्स पार्टी एक जमहूरी और सियासी रास्ता इख्तियार करेगी। उसमें जलसे भी हैं, उसमें जुलूस भी हैं, उसमें मार्च भी हैं, उसमें अदम एतमाद की तहरीकें भी हैं, उसमें इस्तीफे भी हैं, उसमें असम्बलियों के अंदर भी जद्दोजहद का रास्ता है। अगर स्पीकर साहब गैर नुमाइंदा तरीकाकार इख्तियार करेंगे, उनके खिलाफ चलेंगे, सब रास्ते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे, आईनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता ना हम इख्तियार करते रहे हैं, ना आइंदा करेंगे, ना आज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में पार्टी इख्तलाफात की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। नून में से शीन निकाले जाने का तासुर मजीद गहरा होता जा रहा है। बज़ाहिर शहबाज शरीफ की अहलिया और उनकी बेटी के वारंट गिरफ्तारी शहबाज फैमिली को मजीद दबाव में लाने की कोशिश दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब मरियम नवाज भरपूर सियासी मुहिम चला रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी लंदन से ट्वीट्स कर रहे हैं, वर्चुअल इजलासों के जरिए पार्टी क़यादत से राब्ते में है। जबकि एक तरफ शहबाज शरीफ खानदान पर दबाव मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शहबाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो शहबाज शरीफ के नाम पर है और वही पार्टी के सदर है। नवाज शरीफ के बयानिए में सख्ती है और शहबाज शरीफ पर बढ़ता हुआ दबाव अब ये क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होकर खुद को ज्यादा महफूज तस्वर करते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून से शीन लीग अलहदा होने का तासुर मजबूत होता जा रहा है? और क्या इसे अमली जामा पहनाने की तरफ भी एक मस्बत पेशरफ्त जारी है और इस हवाले से भी काम किया जा रहा है? इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त। कुंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल क्योंकि नून से शीन निकालने की बात हो रही है और एक तासुर मजीद गहरा होता चला जा रहा है कि नवाज लीग से शहबाज लीग अलहदा हो जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन तश्कील पा जाएगी। अब कोई भी जमात का नाम हो या फिर उसका इंतखाबी निशान हो, इसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होता है, वहां पर रजिस्टर होता है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो नाम की रजिस्ट्रेशन है, वो उसकी दावेदारी शहबाज शरीफ साहब के पास है हमारी मालूमात के मुताबिक। आपके पास क्या ऑथेंटिक मालूमात है इस हवाले से? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जून 2002 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक, वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है एन के नाम से वो रजिस्टर्ड है और जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो आसिफ सईद खोसा की जजमेंट के बाद उसका जो प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल का पौधा है वो भी उनके साथ रखा हुआ उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात होती है प्रेसिडेंट का जिक्र होता है या सेक्रेटरी जनरल का नाम होता है। हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के। और जहाँ तक ये बातें चल रही हैं कि शीन का या एन का जो मामला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो पार्टी रजिस्टर्ड की गई थी जून 2002 में तमाम सियासी पार्टियाँ रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी और इसी तरह से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नाम से रजिस्टर्ड हुई है। पार्टी सदर के दस्तखत के साथ जो है आपको नॉमिनीज भेजनी चाहिए, तो वो रिवर्ट होना पड़ा, उसी वजह से कुछ सेनेटर्स को आज़ाद हैसियत के अंदर कंटेस्ट करना पड़ा। तो आपको तो मालूम है कि सदर की पोजीशन इस हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन किस नाम के ऊपर है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? इसमें देखो बात ये असूली तौर पर कानूनी तौर पर जो पोजीशन मैंने अर्ज कर दी आपको, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर कब पार्टी में दो ग्रुप बनते हैं तो वो बाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो एक बड़ी अहम बात यह है कि कागजात नामज़दगी जिस इलेक्शन के वक्त 25 जुलाई 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी अहम बात है जो कागजात नामज़दगी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जिक्र है। तो अब ये शीन आ जाता है या बाकी मीम आ जाता है या बकौल शेख रशीद के कोई तोता आ जाता है, ये सारे सियासी बयानात हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये बाकायदा जब ये नवाज शरीफ साहब को ताहियात नाहिल करार दिया गया था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक पटिशन आई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है एन जो है ये डिलीट किया जाए या हज़फ किया जाए।
तो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरदार रजा जी चीफ इलेक्शन कमीशनर, उन्होंने ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। पेश किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वर्चुअल इजलास कर रहे हैं, वहां से कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे खुदा न खास्ता इदारों के साथ एक महाजराई की सिचुएशन बन सकती है, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो कुछ लोग इसका कंपैरिजन एमक्यूएम के साथ भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या ये करना दुरुस्त है सर? मुतहदा कौमी मूवमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मुतहदा कौमी मूवमेंट के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड थी। उस जो दरख्वास्त दी थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने दरख्वास्त दी थी। तो डॉक्टर फारूक सत्तार जो थे वो कन्वीनर थे, कोऑर्डिनेटर थे, जैसे उनके पार्टी का मंशूर या आइन कहता था, लेकिन वो मुतहदा कौमी मूवमेंट के नाम से थी। तो उन्होंने दरख्वास्त ये दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि मुतहदा पाकिस्तान के आगे पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा जाए। तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़ाहिर तमाम कानूनी लवाज़मात को देखते हुए मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर दिया, लेकिन मुतहदा कौमी मूवमेंट इल्ताफ़ के नाम से नहीं थी रजिस्टर्ड, वो डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम से थी। तो उससे फ़ायदा उठाया और मुतहदा पाकिस्तान जो है वो हमारे इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज शरीफ साहब के नाम से रजिस्टर्ड है पार्षद मुस्लिम लीग नवाज। नवाज का इसके मामले से अलहदा मामला है। नवाज का फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था, वो तो अब हमारे बाकायदा जजमेंट आ चुकी है फुल बेंच की, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही रहेगी हमारे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो दरख्वास्त जो उनके खिलाफ आई थी वो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार की परवाज़ में अचानक से तेज़ी क्यों आ गई है। मुल्क की सियासत में, मुल्क की सियासी मंजरनामे में इस वक्त जहाँ तेज़ी दिखाई दे रही है, गहमा गहमी दिखाई दे रही है, वहीं उस्मान बुज़दार की परवाज़ भी तेज़ हो गई है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खूब गहमा गहमी है। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को बल्दियाती इंतखाबात में धांधली से तशबीह दे रही है। सूबे में 2021 में मुमकिना तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने की इत्तलात के दौरान वज़ीर आला पंजाब सूबे में ऐसी इंतजामी तब्दीलियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कई लोग परेशान दिखाई देते हैं। ताहाल CCP लाहौर के तकर्रुर का तनाज़ा तय नहीं हुआ कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने ताहिर खुर्शीद को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया है, जबकि उन्हें चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। हैरान को नंबर तो यह है कि नए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद वो अफसर हैं जो आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ नैब के सुल्तानी गवाह बन गए थे। आज तक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के जितने भी सरबराह तैनात हुए हैं उन्हें मफादात के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए कोई भी एग्जेक्टिव चार्ज नहीं दिया जाता, मगर अब ताहिर खुर्शीद की पहुंच सूबे भर तक हो गई है और अब बल्दियाती महकमे वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की पहुंच से महफूज रहेंगे। अब नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के बारे में मजीद जानते हैं कि ताहिर खुर्शीद कौन है। ताहिर खुर्शीद कमिश्नर DG खान भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें सेक्रेटरी CNW लगाया गया था, जो सूबाई हुकूमत में इंतहाई पुरतायुश महकमा है। ताहिर खुर्शीद पर नवाजिशात का सिलसिला अब भी जारी है और अब चूंकि ताहिर खुर्शीद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है तो वो पंजाब की तमाम बल्दियाती काउंसिल्स के सरबराह हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर वो खुद ही तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स की निगरानी करेंगे तो वो कैसे चेयरमैन CMIT की हैसियत से बल्दियाती काउंसिल्स के मामलात की निगरानी करेंगे। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ज़्यादा इसलिए भी मशकूक हो गई है कि पंजाब में मुंतखब बल्दियाती काउंसिल्स नहीं है, जबकि सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स को PTI हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है। तमाम बल्दियाती सर्विसेज जैसा कि सॉलिड वेस्ट हो गई, स्ट्रीट लाइट्स का मामला है, सेवरेज का मामला है, सड़कें हैं, बिल्डिंग कंट्रोल है, रेगुलेटरी पावर्स हैं, इसी तरह महंगी शहरी जायदादें हैं, सरकारी मुलाजमीन के कंट्रोल में दिखाई देती हैं, जिन्हें मौजूदा हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है। अपनी इस हैसियत में ये एडमिनिस्ट्रेटर्स सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करते हैं। द न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ताहिर खुर्शीद तकरीबन रोज़ ही शाम देर से वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं। गुज़श्ता साल जब वज़ीर आज़म ने नए चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान और IG शुएब दस्तगीर को तैनात किया था और उन्हें पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में सफाई का मैंडेट दिया था, ताहिर खुर्शीद को इस वक्त फौरी तौर पर हटाकर नज़रअंदाज किया गया था। बाद में ताहिर खुर्शीद ने अपनी वापसी की राह हमवार की और ताकतवर ओहदा हासिल किया, जबकि आज़म सुलेमान और शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया। शराइत कार के तहत CMIT का मैंडेट यह है कि वो वज़ीर आला की हिदायत पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, बद इंतज़ामी, ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी की शिकायत की इंक्वायरी करती है। इसी दौरान कुछ अच्छी साख के हामिल पेशावर पुलिस अफसरान को IG और CCPO के जरिए पंजाब से बाहर तैनात कर दिया गया है। जिन दो अफसरान ने
एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में सरेंडर किया है वो सीसीपीओ के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके थे। पंजाब हुकूमत ने बीए नासिर और जुल्फिकार हमीद की खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अफसरान को पंजाब में ज्यादा अरसे तक कयाम की वजह से ट्रांसफर किया गया है। इन इत्तलात में यह बताया गया है कि इन्हीं बुनियादों पर उनके तबादले की बातें भी चल रही हैं और हुकूमत दीगर सूबों से उनके मुतबादिल तलाश कर रही है। कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं इन पुलिस ऑफिसर्स का जिन्होंने सरेंडर किया है। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत कम से कम 50 पुलिस वालों की हालिया सरगर्मियों से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सीपी ऑफिस में इजलास बुलाया था और सीसीपी उमर शेख के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी किया था। उन्होंने सीसीपीओ के खिलाफ एक मुसविदा तैयार किया था और साबिक आईजी पुलिस शुएब दस्तगीर की हिमायत का ऐलान किया था। अंग्रेजी अखबार डॉन ने अपनी इतवार को शाया होने वाली रिपोर्ट में कुछ अफसरान के हवाले से कहा है कि मज़कूरा अफसरान का तबादला सियासी बुनियादों पर हुआ है। यह भी कहा गया है कि पहले ही पंजाब में सीनियर अफसरान की किल्लत है और पंजाब में एडिशनल आईजीज की 18 में से 13 नशिस्तें भरी हैं। एक सीनियर सरकारी मुलाजिम जिन्होंने पंजाब में बहुत काम किया है, जिन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पंजाब से बाहर ट्रांसफर किया गया है, उन्हें पीएसपी सर्विस में मिसाली किरदार के तौर पर जाना जाता है। उनका किरदार बड़ा मिसाली रहा है, आइडियल रहा है और बहुत सारे जो पीछे आने वाले अफसरान हैं उनके लिए वो मशले राह भी हैं। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून का नाराज ग्रुप एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है। ये वो तब्दीलियां जो पंजाब में इस वक्त की जा रही हैं, जिसके लिए सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। नाराज ग्रुप वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर सूबाई असम्बली से तन्हाई में मुलाकातें कर रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलने वालों में गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान न्याजी शामिल हैं, जबकि नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करने वाले मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने भी ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। एक जानिब उस्मान बुज़दार ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों के जरिए अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लाना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब वो नाराज लीगी रहनुमाओं को अपना गर्विदा बनाने के लिए भी कोशा हैं। वज़ीर आला पंजाब मुल्क में सियासी गैर यकीनी से भरपूर फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ को बल्दियाती तौर पर मजबूत बनाने के लिए कोशा हैं। इसके लिए वो जहां मुस्लिम लीग नून के पार्टी इख्तलाफात से भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वहीं मनपसंद अफसरान की तैनाती के जरिए मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार इन नताइज के हुसूल में कितने कामयाब होते हैं, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या महंगाई का सुनामी थमने वाला है या महंगाई का सुनामी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महंगाई के इस तूफान से मुताल्लिक बात करेंगे जो एक आम आदमी का प्रॉब्लम है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मुल्क की सियासी उफक पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, पीडीएम का इजलास और वफाकी काबीना का इजलास है, जिस फेडरल कैबिनेट के इजलास के अंदर यह फैसला हुआ है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और इस बार ये वार खाली नहीं जाएगा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन में होंगे। लेकिन एक कॉमनर, एक आम आदमी, गरीब आदमी को शायद इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन इन हो रहा है और कौन आउट हो रहा है, कौन मुल्क में आ रहा है, कौन मुल्क से जा रहा है, कौन इस वक्त किसका फेवरेट है और कौन फेवरेट नहीं है। क्योंकि एक कॉमनर का इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न इन्फ्लेशन है, महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान है। आज आम आदमी के हवाले से 3 खबरें हमारे सामने मौजूद हैं। पहली खबर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से है, क्योंकि मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी गायब हो चुका है। आवाम जरूरत की ये तीनों अशिया ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स ने हुकूमत ही का रटा रटाया मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी सस्ता होने के बायस किल्लत पैदा हो गई है, एक शॉर्टेज है। दूसरी अहम खबर जो एक कॉमनर से मुताल्लिक है, एक आम आदमी से मुताल्लिक है, वज़ारत खजाना ने खदशा जाहिर किया है कि रवा बरस महंगाई की शरह 9% से तजावुज़ कर सकती है, जबकि फसलों की पैदावार में कमी के बायस अजनास की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। तीसरी और अहम खबर जो एक आम आदमी से ताल्लुक रखती है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के कर्जों में सिर्फ 1 साल के दौरान 27 खरब 57 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये तमाम कर्जे मकामी सतह पर हासिल किए गए हैं, यानी आवाम के लिए ये साल फिर भारी साबित होने जा रहा है। आवाम जो भी कोरोना लॉकडाउन के हिसार से बाहर नहीं आ सकी, उसे अब कर्जों का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौजूदा मुल्क की माशी हालात से आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या आम आदमी की किस्मत बदल सकेगी, इन सादा से सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्क की सियासी उफक पर तो ये बहस जारी है कि कौन इन होगा, कौन आउट होगा, कौन बाहर जा रहा है, मियाँ साहब बाहर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तमाम तर बहस के अंदर एक आम आदमी, एक सादा सा पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि जो अशियाए ज़रूरी है उसकी दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं, वो वापस कब आएंगी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या दिखाई देता है कि हमारी इस वक्त जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है, क्या उसमें आम आदमी के लिए कुछ है? देखिए, इस वक्त ज्यादातर जो बहस हो रही है कि कौन किससे मिला, कहाँ मिला,
क्या बातचीत हुई, ये सियासतदानों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा, आई थिंक इट्स रियली नॉन इशू। ये कोई इशू नहीं है उन लोगों के लिए। इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए शायद बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो MNAs हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, जो आपने कहा आम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो रियल इशू है वो है आटे की कीमत, वो है चीनी की कीमत, बिजली उसमें शामिल कर लें, और अद्वियात की कीमत। ये रियली 3 या 4 सबसे बड़े इश्यूज हैं जो आम पाकिस्तानी के लिए हैं। नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसका क्या अद्वियात की कीमत पे कोई असर पड़ेगा? तो असल आदमी के लिए तो ये 3 या 4 चीजें जो मैंने आपको कहा, ये मईशत का लुब्बे लुबाब है, ये वो आम आदमी देखता है। अब जब आप महंगाई की बात करते हैं तो मेरा फोकस जो है वो महंगाई, खुराक की महंगाई के ऊपर ज्यादा होता है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की तकरीबन 80% आबादी ऐसी है जो 70% अपनी इनकम जो है वो खुराक की चीजों के ऊपर खर्च कर देती है। तो असल फोकस जो है वो हमें महंगाई का रेट, जो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है, उस पर नहीं होना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन के ऊपर होना चाहिए कि खुराक की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। अब ये 3 या 4 चीजें अगर मैं आपके सामने रख दूं कि 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था तकरीबन 2 साल पहले। डॉक्टर साहब, उसमें मेरा ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वजारत खजाना ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें 9% जो आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट, वो जो फूड इन्फ्लेशन नहीं है बल्कि मजमूई तौर पर 9% उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह रहेगी। तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि क्या ये इससे बढ़ेगी, और फिर इसका जो फूड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस आपको दिखाई देता है? फूड इन्फ्लेशन मैंने देखा है पिछले कई माह से, जो इन्फ्लेशन रेट आप देखते हैं उससे तकरीबन 2 या 300 पॉइंट्स ऊपर होती है, उससे ज्यादा है। और एक मैंने जो बड़ी खतरनाक चीज देखी है कि देही इलाकों में जो खुराक की कीमत बढ़ रही है वो हमारे शहरी इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी गांव के लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर ये बोझ ज्यादा है, और हम शहर में रहने वाले शायद उनकी तकलीफ का वो अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की फिगर्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि फूड इन्फ्लेशन, खुराक की कीमतें जो हैं वो देही इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही हैं। अब महंगाई का आपने पूछा कि इफेक्ट क्या आ जाता है, इसका साफ इफेक्ट आपको गुर्बत की शरह में नजर आता है। यानी कि जब महंगाई किसी भी मुल्क में बढ़ती है तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले शहरी हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। अब 2 साल पहले जो सर्वे आ रहे थे पॉवर्टी के हवाले से, पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से, तकरीबन 31% आबादी थी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही थी, जिसका मतलब ये है कि 2 साल पहले तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे। आज वो शरह जो है वो तकरीबन 40% आबादी का बन गया है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब ये कह देना आसान है, 9 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जिनकी पूरी आबादी भी 9 करोड़ नहीं पड़ पाती, तो ये बहुत बड़ा नंबर है इस वक्त। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये यकीनन किसी भी सूरत हौसला अफजा बात नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हमारे इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बज़ाहिर एक आम आदमी के लिए हालात साजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का दोस्त है या सरपरस्त। इस हवाले से पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, तो बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमेरिका में इंतखाबात का बिगल बजते ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों का बाहिफाजत इनखला डोनाल्ड ट्रंप का अव्वलीन मकसद बन चुका है, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता सदारती इंतखाबात से कबल अवाम से एक वादा किया था, और वह वादा यह था कि फौजों का इनखला ही उनकी तरजीह होगा। इसलिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात में भी अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की आला कौमी मसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला दौरे पाकिस्तान पर हैं। वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करके अमन अमल में तेजी के ख्वाह हैं। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी पड़ोसी मुल्क में क़याम अमन के ख्वाह हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस अमर का बरमला इजहार भी किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में अपने एक मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है, लेकिन वहाँ से गैर मुल्की अफवाज का उजलत में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक दोहा में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान लड़ाई खात्मे के करीब है। दूसरी जानिब
अफगानिस्तान की आला कौमी मसालहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में मौजूद इस्तेहकाम को मजीद तकवीत फराहम करेगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान में तशद्दुद कम ना हुआ तो अफगान अमन अमल में पेशरफ्त को यकीनी बनाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स यानी को पसंदीदा गिरोह या शख्सियात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम की मर्जी को कबूल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन है कि सिर्फ अफगान अवाम अपना मुस्तकबिल तय कर सकते हैं और उस पर जोर ज़बरदस्ती से किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना था कि पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए तमाम फरीकैन को मिलकर काम करना होगा। यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान में अमन अमल खित्ते की बेहतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमन अमल के लिए इस वक्त पाकिस्तान का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी ताकतों की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत एक मुसल्लमा हकीकत है। अफगानिस्तान में अमन अमल न सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों से अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल से शदीद नुकसान उठाया है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अमन की ज़मानत है और बिरादर इस्लामी मुल्क में अमन की खुशहाली का ज़ामिन भी होगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।